आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें जितना भी एलिमेंट्स हम लोग डिस्कवर हुआ है, ठीक है, उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की हम लोगों को ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? चूँकि हम जानते हैं कि जितना एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुआ है उसमें एक एक एलिमेंट के बारे में इंडिविजुअली जो है वो हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, जितने भी एलिमेंट्स है उसके बारे में हम लोग जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है जितना भी है वो हम लोग प्रिसाइज एंड कंसाइज मैनर में जो है वो हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट में, और जो है उसको अच्छे से उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकें, इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो रीज़न जो होता है वो यही होता है। अब इसके बाद ये है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई जो है वो करने की ज़रूरत इस वजह से है। अब उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है वो अपने तरफ से जो है वो कोशिश किए थे, जिसमें से कि जो नोटिस किया गया था वो कुछ लोगों का किया गया था, जैसे कि डॉबर्नियर का, न्यूलैंड का, उसके अलावा मेंडेलीव का, और फिर फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो जो अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो डॉबर्नियर का जो पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, वो लॉ ऑफ ट्रैड्स के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड का जो है वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडेलीव का भी पीरियोडिक टेबल है। तो ये सब डिफरेंट फेजेस बाय फेज जो है वो फेज बाय फेज एलिमेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन जो है वो हुआ। ठीक है, डॉबर्नियर से में डिमेरिट आया तो उसके बाद न्यूलैंड का आया, न्यूलैंड में डिमेरिट आया तो फिर उसके बाद मेंडेलीव का आया। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट जो है मॉडर्न से बहुत हद तक आया, उसके करीब करीब तक। ठीक है, फिर फाइनली हेनरी मोसले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो लाया गया था। ठीक है, तो फेज बाय फेज जो है वो पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ है। तो उसमें सबसे पहले ये चीज है कि जो डॉबर्नियर का जो है वो लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है, वो क्या है, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये चीज जो है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, तो हम लोग देख सकते हैं एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेपरेटली। अलग अलग जो है वो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। बाई क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल वी स्टडी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन प्रिसाइज एंड कंसाइज मैनर। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो डेवलपमेंट जो हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, पीरियोडिक एलिमेंट्स वगैरह का, तो उसमें सबका अपना है। जैसे कि डॉबर्नियर का ट्रैड्स जो है, तो उसमें वो क्या किए थे, एलिमेंट्स को ये ग्रुप में, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में जो है वो बांटे थे। ठीक है, थ्री थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप जो है वो बांटे थे उसमें, जिसको वो ट्राइड का नाम दिए थे। और ये ऑब्जर्व किए थे कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। ठीक है, तो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ थ्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेज। मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर दिया गया था, तीन तीन का ग्रुप ऐसा बनाए थे। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किए थे कि एटॉमिक मास जो है मिडिल एलिमेंट का वो बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। ठीक है, या मीन होता है। तो ये था डॉबर्नियर का ट्रैड। ठीक है, और ये लॉ ऑफ ट्रैड हुआ ये। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रैड यही है कि जो एलिमेंट्स को जब इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म में अरेंज कर दिया जाए थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप में, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है या मीन के बराबर होता है। तो ये था लॉ ऑफ ट्राइड। ठीक है, तो इसमें दिक्कत की बात क्या थी, डिमेरिट इसका क्या था, लिमिटेशन क्या था, तो यही था कि ऐसा ऐसा तीन ही ट्राइड्स जो है वो दिखा पाए थे। ठीक है, वो बना पाए थे। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुआ। ठीक है, ऐसा कोई इसके लिए स्पेस वगैरह नहीं छोड़ा गया था या प्रेडिक्ट उसके बारे में नहीं किए थे। ठीक है, और ये इस तरह से जो है वो केवल तीन ही, तो तीन ट्राइड्स बनाने का मतलब थ्री एलिमेंट, मतलब नाइन एलिमेंट्स का ही वो बता पाए, क्लासिफिकेशन वो कर पाए, बाकी का नहीं किए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये डॉबर्नियर के ट्राइड से रिलेटेड जो है यहाँ पे बात है। डॉबर्नियर के बाद जो आता है वो आता है न्यूलैंड का आता है। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड भी क्या किए थे, न्यूलैंड जो है वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म में उसको अरेंज किए थे। और ये ऑब्जर्व किए थे कि हर एक आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है, हर एक आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो जस्ट अपने पहले वाले एलिमेंट से मैच करती है। ठीक है,
तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मतलब 8 का नोट जो होता है, जैसे सारे गामा पाधा नी सा, तो सा जो होता है पहला नोट है, फिर सा जो होता है 8वें नोट पे आता है। तो पहला नोट 8वें नोट से जैसे मैच करता है, वैसे ही न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी है कि जो 8वां जो एलिमेंट, हर एक 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो जस्ट अपने पहले वाले एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। ठीक है, तो वो चीज है इसमें। तो अब उसका ये चीज, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, तो उसमें भी कुछ डिमेरिट्स है। ठीक है, ये जो है इसका, ये डॉबर्नियर का जो है ये दिखाया भी गया हुआ है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। तो लिथियम और पोटेशियम का जब हम एटॉमिक मास को जोड़ेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो 23 आता है, जो कि सोडियम के मास के बराबर है। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाया गया है। ठीक है, लिमिटेशन ड्रॉबैक डॉबर्नियर का ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ओनली 3 सच ट्रैड्स जो है वो डिस्कस किए। अदर एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इन हिज ट्रैड्स, अदर एलिमेंट जो उसमें ट्रैड्स में फिट नहीं बैठे। और उसके अलावा जो है वो कोई फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होता है उसके लिए स्पेस भी नहीं दिए थे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वही है। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर atomic masses and observed that physical and chemical properties of every eighth element is similar to its preceding first element। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर एक 8वें एलिमेंट का जस्ट अपने पहले वाले एलिमेंट से मैच करता है। ठीक है, ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। ठीक है, तो ये बात हो गई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो इसमें भी ये भी इस पीरियोडिक टेबल को भी, इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पाने के पीछे रीजन जो है वो था उसका डिमेरिट्स, उसका लिमिटेशंस। ठीक है, कुछ मेरिट्स जो है इसमें, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, बस मेरिट में ये है कि ये एक तरह से आगे फ्यूचर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी वो दिया, लेकिन डिमेरिट होने की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो डिमेरिट का जो है उसको हम लोग जानते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाले में क्या हुआ था कि उनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो केवल कैल्शियम तक ही जो है वो वैलिड हो पा रहा था। ठीक है, उसके अलावा उसमें क्या हो रहा था कि सेम जिसका एक ही स्लॉट में वो दो दो एलिमेंट्स को डाल दिए थे, एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स को डाल दिए हुए थे, तो ये भी एक डिमेरिट में था। और किसी उस स्लॉट में उसको उस ग्रुप में डाल दिया गया था जिस ग्रुप के बाकी मेंबर्स उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी। ठीक है, तो वो उसमें डिमेरिट में था। ठीक है, बहुत ऐसा इसमें ऐसा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाले में जो क्लासिफिकेशन वो किए थे, तो ऐसा कोई एलिमेंट था जिसका प्रॉपर्टी जिस ग्रुप वाले से मैच करता था उस ग्रुप में उसको नहीं रखा गया था, बल्कि दूसरे ग्रुप में डाल दिया गया हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है वो कुछ डिमेरिट्स में था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, जिसकी वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर इसके बाद न्यूलैंड का जब एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसके बाद मेंडलीफ आए। ठीक है, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जिसमें वो क्या किए थे, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज किए थे। हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है जो है उसको पीरियड कहा जाता है, और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है। तो वो इस तरह से रोज और कॉलम्स में जो है वो बांट दिए थे। ठीक है, पीरियड्स और ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे, और एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म में उसको अरेंज कर दिए थे। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किए थे कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, जिसके लिए वो पीरियोडिक लॉ भी दिए थे। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो वो होता है। तो इस तरह से जो है ये अपना पीरियोडिक लॉ दिए थे, यानी वो एटॉमिक मास को बेसिस लेकर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे। अब वो एटॉमिक मास को बेसिस लेके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे। ठीक है, इससे जो है वो दिक्कत तो आई ही थी। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले ये है कि मेरिट्स जो था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का वो कुछ था। तो जैसे मेरिट्स में क्या था, ठीक है, यानी एक तरह से अचीवमेंट कैसा कहा जा सकता है, अचीवमेंट क्या था या मेरिट्स क्या था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का। तो उसमें ये चीज है कि वो एक तो हॉरिजॉन्टल रोज यानी जो पीरियड होता है, और वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वही एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा जो है वो क्या किए थे कि
जो फ्यूचर में जो एलिमेंट जो डिस्कवर होता, ठीक है, उसके लिए स्पेस भी छोड़ दिए थे और उसकी प्रॉपर्टी बता दिए थे कि किससे मैच करेगा, ठीक है। जैसे कि एक का एल्यूमिनियम है, तो वही चल के एल्यूमिनियम के नीचे एक स्पेस छोड़ दिए जिसको वो नाम दे दिए ए का एल्यूमिनियम, ठीक है, जो बाद में चल के गैलियम बना। एक का सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जो बाद में चल के जर्मेनियम बना, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो जो डिस्कवर नहीं भी उस टाइम में हुआ था, उस वो फ्यूचर में उसके लिए वो स्पेस वो छोड़ दिए थे, ठीक है। बाद में चल के उसमें वो एडजस्ट हो भी गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें, और फिर नोबल गैसेस वाला भी जो था, ठीक है, तो वो वाला उस टाइम तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए उसमें नहीं डाला गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है डिमेरिट्स में क्या था या लिमिटेशंस में क्या था, ड्रॉबैक में क्या था, तो ड्रॉबैक में यही चीज है कि चूंकि वो एटॉमिक मास को बेसिस ले लिए थे, ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, जो कि बाद में चल के पता चला कि नहीं, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है, जो बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम डिसाइड कर सकते हैं, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं, एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, ठीक है। हेनरी मॉसले वो अपने ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाए थे, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी, ठीक, और एटॉमिक नंबर के बीच में तो स्ट्रेट लाइन आया था, लेकिन रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में वैसा ग्राफ नहीं आया, ठीक है। एक्सरे का जो मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो वो वाला, तो इस तरह से वो ये शो किए थे इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हेनरी मोसले कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का, एटॉमिक मास नहीं, ठीक है। तो एक तो ये उनकी डिमेरिट थी। उसके अलावा जो है डिमेरिट में क्या, एटॉमिक मास को बेसिस लेने की वजह से क्या हो गया कि जैसे कि आइसोटोप का पोजीशन क्लियर नहीं हो पाया। आइसोटोप का पोजीशन जैसे C12, C13, C14, इन तीनों को अलग अलग स्लॉट में होना चाहिए था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे, लेकिन उसको वो सेम स्लॉट में डाल दिए, ठीक है। उसी तरह से कोबाल्ट और निकेल का जो एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो होता है, तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो कोबाल्ट जो होता है वो पहले आता है, निकेल बाद में आता है, ठीक है। आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर उसके बाद निकेल है। लेकिन वो क्या कर दिए हुए थे कि अब उसके हिसाब से तो कोबाल्ट जो है वो एटॉमिक नंबर उसका कोबाल्ट पहले आता है, निकेल बाद में आता है, लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकेल से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोबाल्ट को मेंडलीफ के हिसाब से होना चाहिए था, निकेल के बाद में होना चाहिए था, लेकिन वो उसको पहले कर दिए थे, तो ये भी एक गलत था, ठीक है। हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं था। तो ये सब कुछ डिमेरिट्स में था, लिमिटेशंस में था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो अब उसके बाद हेनरी मोसले बस वही उसमें कर दिए थे मॉडिफिकेशन कि एटॉमिक मास को बेसिस ना लेकर एटॉमिक नंबर को बेसिस ले लिए, जिसकी वजह से आइसोटोप का पोजीशन जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। आइसोटोप का पोजीशन क्लियर हो गया, और फिर उसके अलावा जो है हाइड्रोजन का भी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो अपना क्लियर किया गया था, ठीक है। अब भी उसमें ये चीज है, जैसे कि डाउट रहता है ये चीज का कि जैसे हाइड्रोजन में जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की भी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी होती है, तो उस हिसाब से जो है उसको, तो इसीलिए उसको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के मिडिल में टॉप पे ऐसे रखा जाता है, ताकि जो है मतलब वो एक थोड़ा सा स्पेशल ये प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से जो उसको रखा जाता है, ठीक है। ऐसे उसको हम लोग दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि ग्रुप 1 जो है वहां पे उसके टॉप ऐसे वो दिखाया जाता है, लेकिन वो होता है वहां पे पीरियोडिक टेबल में मिडिल में टॉप पे, ठीक है। तो वो उस वजह से चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है मतलब मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी है, ठीक है, इस वजह से। तो इस तरह से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लाया गया, ठीक है, हेनरी मोसले के द्वारा, तो उसमें क्या था, 7 पीरियड्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था, और 18 ग्रुप्स में, ठीक है, 18 ग्रुप्स में जो उसको डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से कि जो 18 ग्रुप है, ठीक है, 18 ग्रुप में एक एस ब्लॉक है, ठीक है, उसके बाद आता है डी ब्लॉक, फिर उसके बाद आता है पी ब्लॉक, ठीक है, और नीचे में जो है वो एफ ब्लॉक आता है। जो नीचे में जो एफ ब्लॉक जो है उसमें दो सीरीज है, एक लैंथेनॉइड सीरीज है, एक एक्टिनॉइड सीरीज है, ठीक है। लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है, तो उसमें जो है इसका, तो लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो उसको 6th और 7th पीरियड से ही निकाला गया हुआ है, ठीक है। तो लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज को 6th और 7th पीरियड से ही निकाला गया है। क्यों निकाला गया? क्योंकि अनयूजुअल स्ट्रेचनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल को अवॉइड करने के लिए,
ठीक है, अगर वो उसमें रहता तो पीरियोडिक टेबल और स्ट्रेच होता। और उसके अलावा जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है उन एलिमेंट से मैच भी नहीं कर रही थी, इसीलिए उसको एक अलग ही जो है निकाल लिया गया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का। ठीक है, इसकी वजह से जो है इनको अलग कर लिया गया था। तो यहाँ पे तो इस तरह से पूरी अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 7 पीरियड्स है, हॉरिजॉन्टल रोज, और 18 ग्रुप्स है, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो उसमें अगर ग्रुप वाइज अगर देखा जाए तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आता है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो है वो डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो है वो पी ब्लॉक में आता है। और जो एफ ब्लॉक वाला जो है वो 6 और 7 पीरियड से ही अलग निकाला गया हुआ है। लैंथेनॉइड्स 14 एलिमेंट्स का ये सीरीज है। लैंथेनॉइड भी जो 14 एलिमेंट्स का सीरीज है, एक्टिनॉइड भी जो है वो 14 एलिमेंट्स का सीरीज है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस तरह से जो है इसमें अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि 1 बाय 1 जो हम लोगों को देखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसके बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसके बारे में हम लोगों को देखना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके बारे में हम लोगों को देखना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सब जो है वो हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसका ये सब जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिनके जिनके द्वारा किया गया था उसको हम लोग शॉर्ट में जो है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए थे 10th में अच्छे से, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आई होप जो है ये सब चीज जो है वो रिकॉल हो गया होगा, वो सब चीज रिमाइंड फिर से हो ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो है वो हम लोगों को अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब एक एक चीज को हम लोगों को अब स्टडी करना है। ठीक है, जिसमें से कि सारे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जो है पढ़ना है, उसके अलावा जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होता है जैसे कि एटॉमिक साइज का, ठीक है, उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब का हम लोग को ट्रेंड जो है वो हम लोग को देखना है कि कैसे चेंज करता है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्यों करेगा, ये सब चीज हम लोगों को इसमें देखना है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग जो है उसको 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो ये सब वही है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, ये सब जो है वो हम लोग देख लिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है वो अब इसके बाद जो है वो हम लोगों को जो देखना है तो वो कुछ ट्रेंड्स वगैरह के बारे में देखना है, तो वो हम लोग देखते हैं पहले इसका। ये तो खैर 25 पेज नंबर है। आते हैं इसके पेज नंबर 6 में। तो ये सब जो अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं, ये सब सारा यहाँ पे ये सब चीज दिया हुआ है। लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज को अलग क्यों किया गया था, ये सब हो गया। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वो हम लोगों को जो है वो देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल का हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो देख चुके हैं। अब 1 बाय 1 जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उस सब की प्रॉपर्टीज भी हम लोग स्टडी करेंगे। उसके अलावा ये हम लोग प्रॉपर्टीज जो है वो सब भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो सबको हम लोग को 1 बाय 1 देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सेम होता है। ठीक है, अगर एक ग्रुप में किसी एक ग्रुप में आने वाला जो भी एलिमेंट्स होगा, ठीक है, उसकी वैलेंसी सेम होती है या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो है इसमें जैसे ग्रुप 1 में लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, तो ये लिथियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 ही होता है, सोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, पोटेशियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम जैसे ग्रुप 17 में अगर हम देखते हैं, ग्रुप 17 में हैलोजेंस जो होता है, तो हैलोजेंस जो है ग्रुप 17 में,
तो वो उसमें जैसे फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, तो फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, क्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ब्रोमीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और सबकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सेम। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें क्या है कि यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होने की वजह से एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होता है। ठीक है, तो उसके सेम होने के पीछे रीजन है कि सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी सेम होता है, इसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज करेगा या फिर वो गेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन के या फिर गेन से या फिर लूज होने से या फिर इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, लॉस या गेन से, और कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। तो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को फिजिकल नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करेगा, और वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करके बॉन्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बनाएगा। तो एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, इसीलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, तो वही है। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स, ठीक है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, वैलेंसी भी 1। ग्रुप 16 है जैसे चैल्कोजेंस, ग्रुप 16 के एलिमेंट को चैल्कोजेंस भी कहा जाता है, तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और वैलेंसी जो है वो 2 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मतलब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, और यही वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज या रेडियस। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ये सब। तो एटॉमिक साइज या रेडियस होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो एटॉमिक साइज इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, साइज जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मतलब अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम अगर आते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा, साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट यानी अक्रॉस द पीरियड अगर हम जब जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके पीछे रीजन जो है वो हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पर जो है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाता है। जैसे लिथियम है, लिथियम में नंबर ऑफ शेल्स जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स 3 होगा, 281 जैसे होता है। उसी तरह से पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल्स 4 होगा। तो नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ये तो हम लोग ऐसे क्लास 10th के हिसाब से ये हम लोग जानते हैं, जो कि मेन रीजन होता भी है। लेकिन एक और इसमें एक फैक्टर हम लोग इंक्लूड करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट को, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो क्या, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम जैसे हम आएंगे डाउन द ग्रुप, तो वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से क्या करेगा, शील्ड करेगा, स्क्रीन करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा फ्री होने लगता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब बढ़ने लगेगा तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर यहाँ पे हम लोगों को ये भी इंक्लूड इसमें कर देना है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, इसकी वजह से साइज इंक्रीज होती है। लेकिन
यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग इंक्लूड करेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करने लगता है, ठीक है, स्क्रीन करने लगता है, जिसकी जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक होने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री होने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से साइज थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें। तो ये इसका यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसका जो नोट्स का ये जो पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हो गया हुआ है वो 10th वाला लिखा गया हुआ है, इसमें एक ये पॉइंट आप लोग ये ऐड जो है उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। ये 10th वाले का जो है वो वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको अपने नोट्स में इस चीज को ये वाला पॉइंट को इंक्लूड इसमें कर लेना है कि शील्डिंग इफेक्ट वाले कारण को, वो भी एक फैक्टर होता है, मेन फैक्टर तो यही है जो इसमें लिखा हुआ है, एक फैक्टर उसमें वो इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये साइज का ऑर्डर लिखा हुआ है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, ये चीज है। अक्रॉस द पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो अक्रॉस द पीरियड वाले में क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड वाले में जब हम जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आएगा बेरिलियम, तो लिथियम में भी 2 शेल्स है, बेरिलियम में भी 2 शेल्स है, बोरोन उसमें भी 2 शेल्स है, कार्बन उसमें भी 2 शेल्स है। तो लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ये सब में नंबर ऑफ शेल्स 2 ही है, ठीक है। तो सेम पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स में कि जब हम बात करेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट जब बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहता है, तो नंबर ऑफ शेल्स जब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो जब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो वैसे केस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग अब यहाँ पे क्या इंक्लूड करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो है वो टॉपिक को इंक्लूड करेंगे इसमें, कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बढ़ने लगता है, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डोमिनेट करने लगता है शील्डिंग इफेक्ट को। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट कर जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो डोमिनेट करेगा शील्डिंग इफेक्ट को तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये रीजन होता है यहाँ पे साइज के डिक्रीज होने का। तो जहां पर भी ये हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज को एकदम पॉइंट में अपने जो है माइंड में जो सेट कर लेना है कि अगर साइज डिक्रीज हो रही है इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। साइज अगर इंक्रीज अगर हो रही है इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करता है। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज हो रही है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर देता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है, और जहां पे साइज कांस्टेंट रहे, साइज में कोई इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, इसका मतलब है कि वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों सेम है, जिसकी वजह से साइज ना ही इंक्रीज हो पा रही है ना ही डिक्रीज हो पा रही है। तो ये 3 पॉइंट को जो है साइज से रिलेटेड जो है वो ध्यान में रखना है कि अगर साइज डिक्रीज हो रही है इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अगर साइज इंक्रीज हो रही है इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर रहा है। अगर साइज में कोई चेंज नहीं अगर हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों सेम है जिसकी वजह से साइज नहीं डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट को जो है वो दिमाग में रखना है, ठीक है, जिससे हम साइज का जो भी ऑर्डर है कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप या फिर लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड हम लोग एक्सप्लेन जो है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये इसका इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे साइज को हम लोग डिस्कस जो है वो कर लिए हैं, ठीक है, ये वाला हो गया इसमें ऑर्डर ऑफ साइज। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से छोटा सिलिकॉन, सिलिकॉन से छोटा फास्फोरस, फास्फोरस से छोटा सल्फर, सल्फर से छोटा क्लोरीन, क्लोरीन से छोटा आर्गन। चूंकि ये लेफ्ट टू राइट है, ये सोडियम से लेकर ये जो जा रहा है आर्गन तक, ये लेफ्ट टू राइट है, अक्रॉस द पीरियड है, इसलिए साइज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हम लोग एक तो कारण तो उसका हम लोग खैर 10th में जो पढ़े थे तो वो तो कारण खैर है ही। यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले पॉइंट को, शील्डिंग इफेक्ट वाले पॉइंट को, क्योंकि उसके हिसाब से ही अब हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। आगे जितना भी साइज के की बात हम लोग करेंगे वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब को कंसिडर करते हुए ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो मेटालिक कैरेक्टर जो है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो मेटालिक कैरेक्टर जानते हैं, मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। और जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, जो जितनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। क्यों, मेटालिक टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट करने लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड वीक होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन अब फ्री होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ठीक है। और वही लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस जो है वो घटेगा, ठीक है, डिस्टेंस घटेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट करने लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अब नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इसको एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, और एटॉमिक साइज, तो इसको कोरिलेट करके हम लोग मेटालिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे ही नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिसमें जितनी ही ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक होने लगता है, इसीलिए वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं उसको खींच पाएगा, क्योंकि उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उसका न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन को वो खींच ही नहीं पाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर या अक्रॉस द पीरियड जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। क्यों, चूंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस घट गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को डोमिनेट कर जाता है, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड रहेगा,
आसानी से तेजी से खींच लेगा। तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ऑर्डर जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर का जो है वो ऑर्डर टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज। ठीक है, जिसका रीजन हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो भी सब ट्रेंड्स कुछ है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक यहाँ तक को जो है वो अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इस चीज को पढ़िए, और जो दिक्कत होती है